जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और DPAP के बानी गुलाम नबी आज़ाद की जानब से अपनी सवानह उमरी आज़ाद में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के मुताल्लिक़ किए गए तबसरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। आज़ाद ने पंडितों की माइग्रेशन के लिए उस वक्त जनता दल की VP सिंह हुकूमत को निशाना बनाया। आज़ाद ने लिखा कि जनता दल की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह काम नहीं किया। इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास माइग्रेशन के सिवा कोई चारा नहीं था। आज़ाद के मुताबिक कश्मीरी पंडितों को 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पहली ये कि उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की, दूसरी वो भारत की हामी और अलहदगी पसंदों की मुखालफत करते थे, और तीसरा ये कि वो कश्मीर में मरकज़ के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। इस बीच कश्मीरी पंडित लीडरान बीजेपी ने आज़ाद को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आज़ाद के तबसरे को आधा सच करार दिया। बीजेपी ने भी इस बयान को मुस्तरद किया है। गुलाम नबी आज़ाद का कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखना घड़ियाली आंसू से अधिक कुछ नहीं है। 1986 मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा रचित दंगे हिंदुओं के खिलाफ, 1979-90 जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कश्मीर में, दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद के मुंह में उफ तक नहीं आया। 2006 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज़ाद साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उनका पुनर्निवास किया जा सके। ये शायद बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी कि बिट्टे कराटे की बेल उनके शासनकाल में ही हुई, जिस पे कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई एक पुअर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसके बाद बिट्टे कराटे की बेल के खिलाफ भी इस सरकार ने, आज़ाद साहब की सरकार ने कोई अपील नहीं करी। जगमोहन जो कश्मीरी पंडितों के सेवियर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम थोपना पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की और कश्मीर के उन नेताओं की जिनकी चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार में हामी थी, और आज अपना कुकर्म छुपाने के लिए जगमोहन थ्योरी को वापस रिवाइव करना एक पुरानी कश्मीरी पॉलिटिशियंस की आदत रही। अपनी सियासी रोटियां सेकने के खातिर एक राजनीतिज्ञ किस हद तक गुजर जाता है या किस हद तक गिरता है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आज़ाद में पूरी तरह से दर्शाया है। वापस अपनी किताब में मसाला बनाने के लिए कश्मीरी हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर टिप्पणी करने के लिए, उनकी जलाए वतनी, उनके जेनोसाइड के ऊपर टिप्पणी करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके राजनीतिक पूर्वज भी अपनी राजनीतिक दरिद्रता को, उनकी मानसिकता को दर्शाने के लिए कभी हमें 5th कॉलमिस्ट कहा करते थे, और आज जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि जो कश्मीर के कश्मीरी पंडित निकाले गए क्योंकि वो मेजरली ज़्यादातर कांग्रेस के साथ लिप्त थे, शायद गुलाम नबी आज़ाद भूल गए कि कश्मीर के अंदर हमारे अमर शहीद टिकलाल टप्लू जी, जिनको निर्ममता से मारा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या हमारी बहनें, क्या जिन लोगों को पेड़ों पे लटकाया गया या जिन लोगों का सामूहिक बलात्कार हुआ, उससे पहले वोटर कार्ड लेके ये पूछा गया कि तुम कांग्रेस की हो, क्या किसी के माथे पे लिखा था? क्या वहाँ के नारे आज़ादी बराए इस्लाम ये सिर्फ कांग्रेस के काफिरों के लिए है, या यहाँ के चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, इस तरह के नारे सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर वोट दिया करते थे? ये किस तरह की मानसिकता को गुलाम नबी आज़ाद दर्शाने की कोशिश करते हैं। आज जो अपने आप को कश्मीरी पंडितों का मसीहा की बात करते हैं कि उनने कई बार हमारी बात को सांसदों में ऐसा वो कहते हैं कि कहा है, उठाया है हमारी बात को, आज फिर से उन्होंने इस बात को छुपाया कि कश्मीर के अंदर जिसको वो एक छोटा अलगाववाद या किसी तरीके का तनाव की बात करते हैं, वो एक धर्म के नाम पे शुरू हुआ जिहाद है। जिहाद को जिहाद की भाषा में ही कहने का दम उनमें भी नहीं था। उन्होंने भी किसी तरीके से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए सरकार ने गाड़ियों का प्रयोजन किया। 1989 से लेके, मैं तो 86 की बात करूंगा, वहां से लेके 1990 देर तक जिस तरह से हिंदुओं के साथ जिस तरह का
जेनोसाइड जिस तरह का जातीय नरसंहार हुआ है, उसको देखते हुए अगर गुलाम नबी आज़ाद ये एक पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कश्मीर के अंदर चलते हुए जिहाद को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी किसी दबाव की स्थिति में हैं, और जहां पर उन्होंने एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित कांग्रेसी थे इसलिए उनको मारा गया, वो अलगाववाद के खिलाफ थे। कश्मीरी पंडित इसलिए मारा गया क्योंकि कश्मीरी पंडित हिंदू था, और कश्मीर से हिंदू को बाहर निकालने के लिए, कश्मीर को हिंदू मुक्त करने के लिए, इस्लामी वर्चस्व बढ़ाने के लिए जिहाद की प्रतिक्रिया शुरू हुई, और वो आज तक चल रही। और इन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडित 1990 में 7वीं बार निकाला गया, उसके पहले ये सब प्रतिक्रिया कांग्रेस भी नहीं थी जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर खदेड़ा जाता था। तो हर बार कश्मीरी पंडित धर्म के नाम पे बाहर खदेड़ा गया। उनका ये टिप्पणी, ये टीका, उनकी किताब में, उनकी किताब जो ऑटोबायोग्राफी ने लिखी है, उसका हम खंडन करते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं और जाना चाहिए, और कश्मीरी पंडित समाज के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पार्लियामेंट में 370 मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस के दीगर अरकान ने उनका साथ नहीं दिया। 370 का जिक्र किया आपने, बोला कि जब 370 की बात हुई पार्लियामेंट के अंदर तो आपने अपना ईयरफोन जो था उसको निकाल दिया, और उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ गए, और जयराम रमेश नहीं आए उस धरने पर। खड़े नहीं हुए क्यों खड़े रहे लेकिन बैठे नहीं, क्या कारण था? अब उनसे पूछिए, मैंने नहीं पूछा। आपको क्या लगता है? मैंने कभी नहीं पूछा। और श्रीनगर के बाग मेहताब में जिस्म फरोशी का रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही गई है। श्रीनगर इंतजामिया का कहना है कि मकान मालिकान को किराए पर मकान देने से पहले किराएदार का वेरिफिकेशन करना लाजमी होगा। और सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरूट और कंडोरी के साथ साथ मेन गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हो रही है। कल शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया है और गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके चलते यहां बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आए। रात के दौरान भी सयाह बर्फबारी में नाचते हुए देखे गए। अप्रैल के महीने में बर्फबारी होना सयाहों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। मैदानी इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने पहले ही 6 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की पेशगोई की थी। और बीजेपी आज मुल्क भर में अपना 43वां यौम तासीस मना रही है। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना समेत कई सीनियर लीडरान और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी का झंडा लहराया गया। रैना ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। रैना ने कहा कि पार्टी की पॉलिसी आवाम दोस्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। वो प्रजा परिषद का जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान एक निशान का आंदोलन हो या कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन हो, हमारे करोड़ों करोड़ समर्पित कार्यकर्ताओं ने हमेशा देश और समाज के लिए काम किया है। राष्ट्र हित में संकल्पित भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन देश और समाज को अर्पित किया है और हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे ले जाकर देश के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं, और साथ ही साथ उन महापुरुषों को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान के इस महान पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया
और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन को मजबूत किया, इसका कार्य विस्तार किया। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये हमारे उन महान भावों को, महापुरुषों को, हमारे उन कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाया। और इस बीच बीजेपी लेह यूनिट ने भी पार्टी का यौम तासीस मनाया। बीजेपी स्टेट सदर फुनसुक स्टेंजन भी मौजूद थे। लेह में पार्टी हेडक्वार्टर पर कौमी परचम और पार्टी का परचम लहराया गया। हिल काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और दीगर लोग भी इस तकरीब में शामिल हुए। पीएम मोदी के खिताब को भी वर्चुअल तरीके से सुना गया। पार्टी लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया। बीजेपी स्थापना दिवस 43 के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को, स्पेशली लद्दाख वासियों को, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट सब लोगों को तहे दिल से मुबारक कहना चाहूंगा। साथ में मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना लद्दाख को 2-3 साल में 30 साल के अंदर यूटी दिया, उसके बाद में इतना सारे बजट दिया। और स्पेशली अभी बीते 1 महीने में ही जैसे सिंकुल्ला का टनल हुआ, जैसे 50 पीएमजी वाइज में रोड दिया जिसका कॉस्ट तकरीबन 400 से ऊपर करोड़ का है। इस तरीके से बहुत लद्दाख को आपने गिफ्ट दिया है। साथ में जो विब्रेंट विलेज है उनको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर के सारे गांव वासियों को आपने बहुत बड़ा बजट दिया है। साथ में लद्दाख जब से यूटी बना है तब से आज तक फिर बहुत सारे युवा युवतियों को भी खेल के मैदान में भी बहुत इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कंपटीशन करने का मौका दिया है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जो लद्दाख के क्राइसिस, जो लद्दाख के जो मेन डिमांड है उसके ऊपर भी आपने अभी 2-4 दिन पहले ही आपने जो उनके पॉइंट्स थे या उनके जो कंपोजिशन में भी सुधार करके डायलॉग्स को शुरू करने का करने के आपने प्रस्ताव रखा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो लद्दाख की डिमांड है सारे वो फुलफिल होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट्स की हमारे डिमांड है वो फुलफिल होंगे। और हम पूरी उम्मीद के साथ में आपसे जुड़े हुए हैं। साथ में फिर से मैं सारे लद्दाख वासियों को फिर से एक बार पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से सारे लद्दाख वासियों को तहे दिल से शुक्रिया और मुबारक कहना चाहूंगा। सबको जुले व नमस्कार जुले। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। DPAP की जानिब से गंदो भिलिसा में मेंबरशिप मुहिम शुरू की गई है। इसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। पार्टी के जिला सदर ने कहा कि DPAP वाहिद जमात है जो गरीब लोगों की जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ही लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। ये तकरीबन सितंबर से पार्टी का आगाज़ हुआ है। तब से लेकर जितना इसको तेज़ चलना चाहे था शायद उससे स्पीड पकड़ी है पार्टी ने। आप देखें चाहे कश्मीर हो या जम्मू प्रांत हो, आज रोज़े हैं। अगर शायद मैं किसी और पार्टी के साथ जुड़ा होता तो शायद रोज़ों में मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता, लेकिन पार्टी का इतना प्रेशर है, इतना दबाव है कि जाना है। आप रोज़े भी रखो और लोगों के पास भी जाओ, यही सबसे बड़ा दबाव है। और आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी रोज़े से हैं और अपना घर छोड़ के आए और इसमें शमूलियत की। यही एक मैसेज है। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रोग्राम हुए, आज भी हमने जितनी बुक्स लाई थी वो हमें पूरे ब्लॉक्स में पूरी हुई नहीं, इसलिए अभी मैंने और एक टेलीफोन किया कि कल तक और बुक्स आ जाए ताकि कुछ ब्लॉक हमें बिल्कुल, अब हमने कुछ ब्लॉकों में 40-50 बुक्स टोटल दी और कुछ ब्लॉक में हमने कुछ दी नहीं है। जितनी हमने यहाँ लाई थी वो सारी ख़त्म हुई। और यही इसका मैसेज एक है कि लोग चाहते हैं कि जिन्होंने 200 बुक्स मांगी हमने उनको 50 दी। और लद्दाख में सरहदी इलाके चौशोल हल्के के एक वफ्द ने LG BD मिश्रा से मुलाकात की। इस वफ्द की क़यादत काउंसलर कोंचोक स्टेंजन कर रहे थे। उन्होंने कई मामले LG की नोटिस में लाए हैं। चोंगथोंग को ज़िले का दर्जा देने, दुर्बुक सब डिवीज़न को अलग कंस्ट्रक्शन डिवीज़न के तश्कील देना, मोबाइल कनेक्टिविटी समेत कई मसाइल को उजागर किया गया है। तो सबसे पहले जो इशू जो है वो चंगथंग को एक
अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो डिमांड जो है पहले से ही चल रहा है, तो हमने जस्टिफिकेशन दिया कि चंगतंग को डिस्ट्रिक्ट क्यों डिजर्व करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो चंगतंग आज की डेट में हर चीज में हॉटस्पॉट पे है, तो उस एंगल से भी देखने की जरूरत है। और चंगतंग काफी पीछे है बाकी रीजन तुलना करते हैं, तो उस हिसाब से चंगतंग को पहले ये डिस्ट्रिक्ट देना जरूरी है करके हमने बोला। तो एलजी साहब ने ये एश्योरेंस दी कि इसके लिए कमेटी उन्होंने ऑलरेडी गठन किया है, तो जैसे ही कमेटी रिपोर्ट देगा उस हिसाब से इस पर काम होगा करके उन्होंने बोला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमने एलजी साहब के सामने रखा कि दुर्बुक सब डिवीजन को अलग सा एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दुर्बुक सब डिवीजन में जितने भी काम होते हैं वो आरएनबी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। आरएनबी डिपार्टमेंट जो है काफी बड़ा एरिया जो है कवर करने में मुश्किल होते हैं। एक्शन हर काम पे मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं पाते हैं, क्योंकि एरिया काफी बड़ा होते हैं। तो अभी भी हमारे लद्दाख में कुछ ये डिवीजन सैंक्शन था, उसी में से एक डिवीजन दुर्बुक के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। और अगर नहीं हो सकते हैं तो एक जो डिवीजन डिफंग है, जैसे यूगुफे जैसे डिवीजन जो डिफंग है, वो दुर्बुक के लिए अगर सैंक्शन करें तो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो फायदा होगा, हमने बोला। और तीसरे जो है चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 गांव में से 10 गांव में अभी भी मोबाइल नेटवर्क में इशू है, जहाँ पे कुछ गांव में पार्शियली कनेक्टेड है, कुछ गांव में बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए भी स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी रविंद्र सर देखी इसको किस तरीके से ये कवर करे इसी वर्किंग सीजन में, तो वो उन्होंने एश्योरेंस दिया हमें। एक बड़ा इशू जो है पूरे ईस्टर्न लद्दाख और लद्दाख इन जनरल है, वो है रेशनलाइजेशन। जो अभी चंगतंग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरीज में जो आते हैं उसमें रेशनलाइजेशन नहीं होने की वजह से वहां पे जितनी भी हमारे जो यूथ टूरिज्म इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं उनको ना बैंक की तरफ से लोन मिलता है, ना डिपार्टमेंट उनको एनओसी देते हैं। तो उसके लिए जब तक ये रेशनलाइजेशन वाला इशू जो है खत्म नहीं होता है, तब तक हमारे जो यूथ के लिए एक बिजनेस करने का, वो अपने पैरों पे खड़ा होने का एक जो जरिया है, उनके लिए एक जो है जो बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो वो जरूरी है करके हमने बोला। और साथ ही साथ जो वहां पे लैंड अलॉट किया था 2019 में, जो हिल काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया मनपेंगोंग और मेनपेंगोंग बी दोनों के लिए, वो लैंड जो है अभी भी रेगुलराइज नहीं हुआ, वहां पे जो प्रॉपर जो पेपर प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है, उसको भी जल्दी करने के लिए बोला। क्योंकि हमारे जो लोग कैंप के हिसाब से जो देते हैं या रेस्टोरेंट के हिसाब से देते हैं, वो टेम्पररी शेड में ही देते हैं। उनको जो प्रॉपर वे में करने के लिए जब तक ये अलॉटमेंट वगैरह नहीं हो जाते हैं तो वहां पे ये मुश्किल होता है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी वहां पे डेमोलिश हुआ है। शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर पाकिस्तान पलट गया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने अपने बयान में पीओके असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर से जुड़े करारदाद की मंजूरी की बात से इनकार किया है। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों शारदा पीठ को लेकर पीओके असेंबली में बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई थी, जिसका खैर मकदम किया गया था। सेफ शारदा कमेटी ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की मजम्मत की है। अभी जो हालिया वजीर खारजा पाकिस्तान का बयान आया है कि शारदा कॉरिडोर पे कोई भी असेंबली में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई करारदाद वहां पे पास नहीं हुई है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और खारिज करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान आर्टिकल 74 के तहत जो वहां पे सिर्फ एडमिनिस्टर करता है, पीओके की अलग एक हुकूमत है, एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, असेंबली है। हालांकि ये एक सियासी मुंह दिख रहा है, क्योंकि इसमें सियासत का यूं मुदाखलत है कि जो हमारे फॉर्मर स्पीकर है, साबिका स्पीकर शाह गुलाम कादिर और साबिका वजीर आजम जो राजा फारूक, वो अपोज कर रहे हैं। पर जो इस टाइम वहां पीटीआई के मुकीम वहां पे मेंबर्स हैं, उन्होंने पास करा है। और हमें इस संदर्भ में भी देखना चाहिए इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो हमारे पास उन्होंने जो है 2018 में हमारी कमेटी को दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है अबाउट शारदा पीठ, एक रिकॉग्निशन है। हमारा जो डीजी आर्कियोलॉजी का ऑर्डर आया है 2018 में दिसंबर में, वो भी बड़ा क्लियर है। और इसके बाद जो है हम जब अपने वजीर खारजा से रजू करते हैं, राब्ता करते हैं, तो वहां पे एक ही जवाब आता है बार बार
कि this is to inform that the issue of religious tourism to Pakistan occupied Jammu and Kashmir has been raised from time to time. India opposed pilgrims visit to shrines in POJK, including Sharda Peeth. Pakistan has not concurred with the proposal so far. तो ये दर्शाता है कि भारत चाहता है, भारत ने पहले भी लिखा है कई बार पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को हमारी राइट टू पिलग्रिमेज शारदा पीठ की स्वामी नंदलाल जी वहां 1948 तक मुकीम थे, मेरा राइट है वहां पे जाना। और वहां पे अगर हम यूएन रेजोल्यूशन भी उनके देखें, जैसे वो बोलते रहते हैं वक्तन फवक्तन, तो यूएन रेजोल्यूशन में भी हमारी राइट टू फ्री मूवमेंट है। 1948 के जो रेजोल्यूशन हैं उसमें देखिए आप, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर असेंबली चाहती है, लोग चाहते हैं, और ये लोगों की जीत है, इट्स विक्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ पीओके एंड आवर कश्मीर। पुलवामा में सेब के दरख्तों पर शगुफे खिल गए हैं। मौसमी तब्दीलियों से मेवा काश्तकारों में सेब की फसल को बीमारियां लगने का खदशा हो रहा है। मार्च के आखिर से ही सेब के दरख्तों पर शगुफे खिलने शुरू हो गए थे। अप्रैल के पहले हफ्ते में शगुफे पूरे शबाब पर होने के साथ ही मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से दर्जा हरारत में कमी आई है। इससे मेवा काश्तकारों काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। बागबानी के माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां साल शगुफे खिलने के मौसम में बारिशें हुई हैं। ताहम इस दौरान सेब की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए अद्वियात का छिड़काव लाजमी है। फुले हेकिया गरित अत गोस मौसम आसन सो यम सीजन ये फुले रोजा टेम्परेचर मत बराबर वुनकन छु मौसम सो यम सी फुल हुन चेस बासान यह हसा पे वस या अत से क्योम गसित अत से गोस सु दवा आसन यम सी क्योम दूर गसे यह फुले गस महफूज रोजन ये अगर पे खतरात अगर अटोमेटिक सिस्टम या दवू का मतलब सर्दी मज ये काम कर बाकी दरमियान मौसम कि जैसे ही हमें फोरकास्टिंग आती है कि नेक्स्ट वीक में रेनफॉल होने का अंदेशा है, तो उनके लिए बेहतर होगा कि रेनफॉल से पहले ही हमें एक स्प्रे देनी होती है, फाइनसाइडल स्प्रे, कवर स्प्रे। उससे क्या होता है कि कवर स्प्रे से ये होता है कि अगर स्पोर रिलीज भी होगा, लीफ पे वो फॉल होगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऑर्चोजिस्ट ये स्प्रे नहीं कर पाया रेन से पहले, तो उसके लिए बेहतर है कि जैसे ही रेन होगी, रेनफॉल के बाद ही, बारिश के बाद ही वो स्प्रे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।